हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको बताया कि टिफर एग्ज़ाम 2024 10 तारीख को होने वाला है। तो ये 2022 का बायोलॉजी पार्ट जो कि सेक्शन डी नाम से जाना जाता है, उसके हम बचे हुए क्वेश्चन को लेके आए हैं। बचे हुए क्वेश्चन को लेके आए का क्या मतलब है कि हम उसके लिए अभी तक 8 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब बचा हुआ 9 to 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कितना आसान है। इन्होंने पूछा था, स्पीसीज दैट लिव ऑन माउंटेन टॉप आर मोर प्रोन टू एक्सटेंशन ड्यू टू द क्लाइमेट वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? सोचो, लॉजिकली सोचो, फिर बात करते हैं कि ये मैंने कहा माउंटेन है, ठीक है। ये मैंने कहा ये एक माउंटेन है। माउंटेन पे हम बात करते हैं सिंपल सा, कुछ इंडिविजुअल जो है माउंटेन पे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देखो, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेकर चलता हूँ। मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ से आप ऊपर जाओगे, आपका क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल, मतलब कोई स्पीसीज रहती है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पीसीज रहती है, फिर वो स्पीसीज, मतलब बाद में कुछ स्पीसीज यहाँ पे रहती हैं, कुछ स्पीसीज यहाँ पे रहती हैं, कुछ स्पीसीज यहाँ पे रहती हैं, और कुछ स्पीसीज आपकी यहाँ पे रहती हैं। अब आओ कंडीशंस की बात करते हैं। यहाँ पे मान लो कि टेम्परेचर जो है आपका 0 डिग्री है। फिर यहाँ पे मान के चलते हैं, कांस्टेंट की बात करते हैं, टेम्परेचर को यहाँ पे मान के चलते हैं 5 डिग्री, इधर हम मान के चलते हैं 10 डिग्री, इधर हम मान के चलते हैं 20 डिग्री, यहाँ पे मान के चलते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री से ऊपर के बाद नहीं रहेगा, ठीक है। ये कुछ मैंने टेम्परेचर को यहाँ पे कांस्टेंट करा। अब सोचो, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, टेम्परेचर आपकी इधर इंक्रीज होती है, करेक्ट। टेम्परेचर इंक्रीज होती है का क्या मतलब है, ये 20 वाली टेम्परेचर, मतलब ये जो 20 वाली है वो 30 की तरफ, 10 वाली 20 की तरफ, 5 वाली 10 की तरफ, और 0 वाली 5 की तरफ इंप्रूव होगी। मतलब जो पहले 0 था वो पहले 2, मतलब 4 तक मान सकते हो, ठीक है, 4 तक जा सकती है। अब कंडीशन क्या है, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कंडीशन ये होगा कि ये जो ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज अपने डिस्ट्रीब्यूशन को अपवर्ड करेगी। मतलब ये 30 वाली थोड़ी 20 को कवर कर लेगी। ये जो 20 वाली थी वो अपने अपने स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा अपवर्ड करेगी, मतलब वो 10 तक चली जाएगी। और जो 10 वाली थी वो चली जाएगी 5 वाले के कुछ पार्ट में, और 5 वाली चली जाएगी 0 वाली में। बट कंडीशन क्या है कि ये जो टॉप पे है इसके ऊपर स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, फिजिकल स्पेस ही नहीं है उसके ऊपर। तो जब फिजिकल स्पेस ही नहीं है तो वह अप साइड में ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ वो मूव नहीं कर पाएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होगी। और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होगी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्पीसीज डाई हो जाएगी, या ये 0 वाली जो थी वो, जब 5 वाली अगर 0 वाली को पूरी तरह से कवर कर लेगा तो ये 0 वाली डेथ कर जाएगी। धीरे धीरे और ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ये 5 वाली जो 0 पे थी अब ये 10 वाली के द्वारा कर दी जाएगी। तो जो भी स्पीसीज आपका माउंटेन के टॉप पे है उसके पास, उसको अपनी स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए जगह ही नहीं है, स्मॉल एरिया है। तो चूंकि जगह नहीं है, स्मॉल एरिया है, फिजिकल स्पेस नहीं है उनके पास, तो वो वहां पे डेथ कर जाएगी, वो आपका एक्सटेंशन के ज़्यादा प्रोन होगी। दैट इज तो आओ हम लोग पढ़ते हैं। दे आर ऑल लॉन्ग लिव्ड एंड अडॉप्टिंग टू दीज चेंजेस इन क्लाइमेट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं है। माउंटेन टॉप्स हैव अ स्मॉल एरिया, करेक्ट, काफ़ी कम एरिया है।
स्पीसीज कैन नॉट शिफ्ट देयर डिस्ट्रीब्यूशन अपवर्ड, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं। एक तो माउंटेन, एक वैसे भी टॉप एक कम एरिया है, ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकते, तो मे बी ये आंसर थोड़ा सटेबल लग रहा। माउंटेन्स आर इरोड ओवर द टाइम एंड माउंटेन टॉप आर फिजिकली अनस्टेबल। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमें क्या चाहिए कि इस क्यों स्पीसीज एक्सटेंशन के लिए है, माना यह जाता है कि वहां पे है, तो यहाँ पे तो लिखा है फिजिकली अनस्टेबल, अगर फिजिकली अनस्टेबल तो है ही नहीं, तो एक्सटेंशन कहाँ से होगा। माउंटेन ऑफ द लो ऑक्सीजन एडाप्टेशन टू बोथ इंक्रीज टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन इन नॉट पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम करेक्ट आंसर की तरफ मूव करोगे ध्यान से, तो तुमको यही सबसे सुटेबल आंसर लगेगा कि माउंटेन टॉप जो होता है स्मॉल एरिया होती है, स्पीसीज वहां पे शिफ्ट नहीं कर सकते अपने डिस्ट्रीब्यूशन को अपवर्ड कंडीशन में। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एकॉर्न वर्म की बात करते हैं। ठीक है, अकॉर्न वर्म जो होता है यह आपका कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच का क्या है, आपका कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की लिंक है। सबसे पहले मैं बता दूं, एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है कनेक्टिव लिंक पे, जाके वो देखो अगर नहीं देखा है तो। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो वो वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाके देखो। कमेंट आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। अकॉर्न वर्म जो होती है वो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की लिंक है। अब यहाँ पे ये बताना है कि अकॉर्न वर्म के अंदर, जिसे हम हेमी कॉर्डेटा में रखते हैं, कौन से कॉर्डेटा के कैरेक्टर हैं। तो तुम्हें अगर ये पता हो कि इसमें से कॉर्डेटा के कैरेक्टर कौन से हैं, तो आप आराम से बता सकते हो। पहला है कि प्रेजेंस ऑफ द पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल क्या एकॉर्न वर्म में होता? हाँ डेफिनेटली मैं ये क्वेश्चन बोलूंगा कि ये क्वेश्चन बायोलॉजी वालों के लिए, जो जूलॉजी से है उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है, बट जो बॉटनी से या किसी और में भी है वो ट्वेल्थ में ज़रूर पढ़े होंगे। मैं ये कहूँगा कि ट्वेल्थ की बुक जाके थोड़ा एक बार रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी की बुक। एकॉर्न वर्म में जो है प्रेजेंस ऑफ द पोस्ट एनल टेल, ये क्या कॉर्डेटा की एफिनिटी के साथ है? डेफिनेटली नहीं। रेडियल सिमेट्री बॉडी प्लान बायलेटरल होती है, कॉर्डेटा में, हम लोगों में बायलेटरल है ना। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, डेफिनेटली प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो किसके साथ? मछलियों के साथ क्या रखती है? वो मछलियों के साथ रिलेशन रखती है, मछलियों के मतलब वो मछलियों की तरफ मूव कर रही है, तो मतलब यही आंसर होगा। यहाँ पे क्या है? वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड। मैं आपको बता दूं कि कॉर्डेट के केस में वेंट्रल नहीं होता है, और एकॉर्न वर्म के केस में आपका डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, ना कि वेंट्रल। हमने क्या कहा कि एकॉर्न वर्म के केस में आपका डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, ना कि वेंट्रल होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा देखो, थोड़ा बहुत तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप कहोगे कि ओके सर ये तो रटने वाला ही था, पर इतना डिफिकल्ट नहीं आते हैं, मुझे ये पता है। काफ़ी बीएससी लेवल के क्वेश्चन वो पूछते हैं, काफ़ी बीएससी भी नहीं कर सकते हैं, ट्वेल्थ लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये ट्वेल्थ लेवल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कॉर्डेटा के केस में डॉर्सल और एकॉर्न वर्म के केस में डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है, ना कि वेंट्रल। तो अब यहाँ पे रट डालो, अगर आपको पहले से नहीं याद है, यहाँ पे क्या होगा? डॉर्सल ना होके वेंट्रल हो, वेंट्रल ना होके डॉर्सल होगा। देख रहे हो कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो ये थोड़ा दिमाग का क्वेश्चन था। दिमाग का क्वेश्चन क्या था? इसमें थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए थी। ओवर द टाइम cracks and damage occurs in concrete. One way to repair this by introducing the microbes into concrete during the building process. These would heal the concrete if the cracks appear. Which type of microbial species have been found suitable in the self-healing concrete? ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या हो रहा है तुम्हारा? कंक्रीट हो रहा, मतलब कंक्रीट में क्रैक हो रहा या डैमेज हो रहा। अगर कंक्रीट में डैमेज या क्रैक होता है तो उस
उस डैमेज के अंदर या क्रैक के अंदर क्या सबसे पहले जाता है, उस डैमेज और क्रैक के अंदर अगर डैमेज होगा और क्रैक होगा तो इस पॉइंट पे उसके अंदर मॉइस्चर इंटर होगा। करेक्ट, मॉइस्चर इंटर होगा, मॉइस्चर आपका इंटर होगा। और अगर मॉइस्चर इंटर होता है तो आपके पास कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो मॉइस्चर से ट्रिगर हो। मॉइस्चर से ट्रिगर होने के लिए पहले हमारे पास एक ऐसे फॉर्म में चीजें होनी चाहिए जो जिस फॉर्म में हम उस बिल्डिंग कंक्रीट में रख सके। तो कंक्रीट में किसी चीज को रखने के लिए मेरे पास एक ही चीज है, हम ऐसा बैक्टीरिया रखे, ऐसी माइक्रोब्स रखे जो स्पोर बना के रखती हो। समझ रहे हो ना, कौन सी बैक्टीरिया रखे, जो कि स्पोर फॉर्मिंग हो। कहानी अब यहां से स्टार्ट होता है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होती है, स्पोर फॉर्म करती है जब उनका अनफेवरेबल कंडीशन होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्म में होती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब जैसे ही मॉइस्चर आएगा, वो मॉइस्चर इस स्पोर को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। और इस स्पोर को ट्रिगर करेगा तो ये क्या होगा, आपका जर्मिनेट होगा। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो बैसिलस स्पीसीज जो है, बैसिलस स्पीसीज स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, जो कि अगर आपसे ज़्यादा डीप में पूछ लिया जाए तो इसका पूरा नाम है बैसिलस सबटिलस। सबटिलस, बैसिलस सबटिलस स्पीसीज एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ये क्या करती है, जब इनका कंडीशन हार्श कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो ये स्पोर फॉर्म में चली जाती है, डॉर्मेंट कंडीशन में चली जाती है। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट के साथ यूज करते हैं। और जब कंक्रीट में क्या होता है, आपका कंक्रीट में जब आपका क्रैक होता है तो मॉइस्चर इंटर होता है, वो मॉइस्चर इस स्पोर को ट्रिगर करती है और यह स्पोर जर्मिनेट हो जाता है। और इसके जर्मिनेशन से क्या होगा, जब यह डॉर्मेंट कंडीशन में थी तो यह अपनी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या कर रखी थी, मेटाबॉलिक प्रोसेस को यह स्लो डाउन कर रखी थी या बंद कर रखी थी। जैसे ही जर्मिनेट होगी यह अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगी। और बैसिलस सबटिलस की मेटाबॉलिक प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट जो होता है वो होता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। और हम कैल्शियम कार्बोनेट का ही यूज करते हैं, किसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट का हम यूज करते हैं क्रैक या डैमेज को हील करने के लिए, उसको सही करने के लिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें बायोलॉजिकल रूप में मिल रहा है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल सीमेंट, बायोलॉजिकल सीमेंट, जो हमको कहां से मिल रही है, बैसिलस सबटिलस से। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब हम क्रैक या डैमेज होती है तो हम जब कंक्रीट यूज करते हैं तो उसके अंदर हम बैसिलस सबटिलस के स्पोर को रख देते हैं। और जैसे ही क्रैक होता है उस क्रैक से मॉइस्चर इंटर होता है, और मॉइस्चर जो है स्पोर को ट्रिगर करता है जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे सुटेबल इन्वायरमेंट है, और वो जर्मिनेट होके अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने लगती है। और उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और यह कैल्शियम कार्बोनेट बायोलॉजिकल सीमेंट कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बैसिलस सबटिलस या बैसिलस स्पीसीज। चलिए, ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, एनिमल बिहेवियर का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई ज्यादा लफड़ाई नहीं था। आप क्वेश्चन पढ़ के आप दे सकते हो। कोऑपरेशन इंक्लूडिंग सिमिंगली अल्ट्रास्टिक बिहेवियर। अल्ट्रास्टिक बिहेवियर क्या होता है, एक बिहेवियर जो एक इंडिविजुअल है वो अपना जो है अपने रिप्रोडक्टिव सक्सेस को सेक्रीफाइस कर देता है दूसरे के लिए, ठीक है। कैन बी एडवांटेजियस,
व्हेन देयर इज अ रेसिप्रोसिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अल्ट्रास्टिक बिहेवियर में अपने रिसोर्सेस को हम क्या कहते हैं, अपने रिसोर्सेस की कुर्बानी दे रहे हैं। पर यहाँ पे बोला गया है कि अल्ट्रास्टिक बिहेवियर एडवांटेजियस हो सकती है, कब, जब वो रेसिप्रोसिटी में हो। रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि एक बंदा एक समय अल्ट्रास्टिक बिहेवियर दिखाए, दूसरा बंदा दूसरे समय। तो रेसिप्रोकल अल्ट्रास्टिक बिहेवियर जो होती है वो बैट में पाई जाती है, वो भी किस बैट में, वैम्पायर बैट में। वैम्पायर बैट क्या करती है, वैम्पायर बैट ब्लड लेके आती है। तो मान लो कि एक ग्रुप में 5-6 वैम्पायर बैट हैं, जिसमें से एक बैट की हेल्थ सही नहीं है, तो जो दूसरा बैट होती है जो कि हेल्दी होती है, वो अपने फूड को शेयर करती है उस अनहेल्दी बैट से, और बाद में वही अनहेल्दी बैट बाहर जाता है, और वो बाहर जाके वो फिर मील लेके आता है। जो दूसरा वाला बैट होता है, जो पहले उसको मील दे चुका होता है, उसकी तबीयत खराब होने पे वो वैम्पायर बैट उसको वापस आके फूड देता है या ब्लड देता है। तो दैट इज अ रेसिप्रोकल अल्ट्रास्टिक बिहेवियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, दिस थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल अल्ट्रिज्म प्रोवाइड एन वन एक्सप्लेनेशन फॉर अ केस ऑफ स्विमिंगली अल्ट्रास्टिक बिहेवियर बाय वेरियस एनिमल, फॉर एग्जांपल शेयरिंग द ब्लड मील इन वैम्पायर बैट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दिस थ्योरी कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर। कोऑपरेटिव बिहेवियर कब नहीं होगा, ये बातें कही गई है, ठीक है। चाहे वर्टिब्रेट हो या इनवर्टिब्रेट, दोनों में कोऑपरेटिव बिहेवियर होती है। तो पहला तो तुम्हारा एलिमिनेट ही हो गया। दूसरा, द एनिमल इज डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट रिपीटेड इनकाउंटर बिटवीन, अगर रिपीटेड इनकाउंटर बिटवीन कन स्पेसिफिक इज वेरी रेयर, अगर हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि वो एक दूसरे से मिले ही ना, तो क्या आपका कोऑपरेटिव बिहेवियर होगा? सोचो, तुम किसी से मिलो ही ना, जैसे तुमको मैंने मान लो खाना दे दिया और तुम भाग गए, तुम दोबारा हमसे मिलो ही ना, तो क्या ये रेसिप्रोसिटी हो सकती है, या रेसिप्रोकल अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर हो सकती है, या कोऑपरेटिव बिहेवियर हो सकती है? डेफिनेटली नहीं होगी ना, अगर तुम मुझसे मिलोगे ही नहीं तो दैट इज द करेक्ट आंसर, कि अगर हम एनिमल को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि वो एक दूसरे से एनकाउंटर ही ना कर पाए, तो उनके बीच का आपका कोऑपरेटिव बिहेवियर पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा, कैन नॉट रिकॉग्नाइज किन फ्रॉम द नॉन किन। किन अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो और ज़्यादा हमारा अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होना चाहिए। द एनिमल कैन रिकॉग्नाइज द नॉन किन बट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लोज एंड डिस्टेंट। ठीक है, रिकॉग्नाइज कर रहा नॉन किन को, पर वो ये नहीं बता पा रहा कि क्लोज है वो, तब भी तो आपका अल्ट्रास्टिक बिहेवियर कोऑपरेटिव बिहेवियर होगा ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कोऑपरेशन का मतलब होता है कि ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करें, तुम हमारा हेल्प करो, एक दूसरे का हेल्प। रेसिप्रोकल अल्ट्रास्टिक बिहेवियर का इसका एग्जाम्पल है। तो सिर्फ ये तभी नहीं होगा जब हम लोग मिले ही ना। करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा तो ट्रिकी है, जैसे 11 नंबर वाला था। देखो ट्रिकी है बट क्वेश्चन आसान है। ई कोलाई, इस्चरेशिया कोलाई was engineered to express the two different fluorescence protein GFP और RFP under the identical promoter। एक ही प्रोमोटर के अंदर दो प्रोटीन हैं, एक GFP दिखाता है, एक RFP दिखाता है, ठीक है। The strain is engineered such that the two protein are expressed as a 1:1 ratio, giving the bacteria yellow color, ठीक है, ठीक है, येलो कलर दे रहा। एज एन कल्चर ग्रो फर्दर ओवर द टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज मोस्ट लाइकली। हमें बताना है कि धीरे धीरे टाइम बीतने पे क्या होगा। यहाँ पे इन्होंने एक बताया है कि GFP नॉर RFP कन्फर्स एनी काइंड ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। हम पहले बता दें कि सिलेक्शन प्रेशर होने से होगा क्या। अगर सिलेक्शन प्रेशर हम यहाँ पे दे दे तो इन दोनों में से कोई एक प्रीडोमिनेट कर जाएगा, मतलब यहाँ पे नो प्रीडोमिनेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन प्रेशर है ही नहीं, तो डोमिनेशन नहीं होगा, प्रीडोमिनेशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे लिखा है ना, स्टार्ट प्रीडोमिनेटिंग, ये दोनों तो नहीं होने वाला, क्योंकि एक ही प्रमोटर है। और इन्होंने क्या इसमें एक्सप्लेन करा है कुछ कि उसको रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, फलाना ढकाना, ऐसा कुछ इन्होंने बताया ही नहीं है।
हम तुमको बार बार बताए होंगे, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते तो हम ये बात बोलते हैं कि ओनली थिंक व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से, नॉट गो एक्स्ट्रा थिंकिंग, मतलब ओवर थिंकिंग की तरफ तो जाना ही नहीं है। क्वेश्चन में इन्होंने कोई बात नहीं बोली है, उसकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे कोई बात ही नहीं करा गया है। तो जब रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे बात ही नहीं किया गया तो ये आया कहाँ से कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ 1:1 रेशियो। बात नहीं हुई ना, क्वेश्चन में बात नहीं हुआ ना। क्वेश्चन में सीधे बताया कि एक प्रमोटर है और एक प्रमोटर है, वो आपका उसके अंदर दो प्रोटीन है, एक जीएफपी एक आरएफपी, अगर एक एक रेशियो में हो तो वो पीला कलर देता है। तो डेफिनेटली अगर किसी कारण बस उसमें का रेशियो बदलेगा तो वो आपको कैसा पैटर्न देगा, मोज़ेक पैटर्न देगा। तो यही करेक्ट आंसर है कि इंडिविजुअल बैक्टीरियम इन द कल्चर स्टार्ट एक्सप्रेसिंग टू प्रोटीन डिस्टेंटली प्रोवाइडिंग द मोज़ेक पैटर्न। आपका येलो पैटर्न से बदल जाएगा क्योंकि रेगुलेटरी की यहाँ पे बात ही नहीं हुई थी, तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं था। तो इस तरह से ये एलिमिनेट हो गया, सिर्फ एक बचेगा सी। 14 पे चलते हैं। ये काफ़ी इजी है, ये भी मैं बताऊं कैसे। द थ्री जीन ए बी सी परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी इज 20 एंड बी एंड सी इज 28। जो जो ज़्यादा है वो ज़्यादा दूर होगा, मतलब ये बात याद रखना कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बी और सी का 28 है, मतलब बी और सी आपका 28% है। फिर ए और बी 20 है, मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी और ये आपका क्या होगा 20%। इसी को हम सेंटीमॉर्गन भी कहते हैं, याद रखना, इसी को हम सेंटीमॉर्गन भी बोलते हैं। ये हो गया 20। फिर उन्होंने दिया है कि ए एंड सी, ए यहाँ पे ए है, ए एंड सी का 8 है, डेफिनेटली 8 ही होगा, मतलब जो मैंने बनाया ये सेटिस्फाई कर रहा ना, ये 20 ये 8, 28 टोटल हो गया बी से सी में। तो हमें बताना है थ्री जीन का क्रोमोसोम में अरेंजमेंट। तो इसका अरेंजमेंट क्या हो सकता है, बी ए सी हो सकता है या सी ए बी हो सकता है, यही होगा ना, दोनों में से कोई एक। यहाँ पे देखो क्या है, इन्होंने ए पहले दे रखा है, यहाँ पे भी ए पहले दे रखा है, यहाँ पे बाद में ए दे रखा। तो चूंकि ए कहाँ पे होना चाहिए, ए बीच में होना चाहिए, बीच में यहीं पे है, तो बी ए सी या सी ए बी ये होना चाहिए था, सी इसका आंसर था। कितना सरल क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आपको मैथ आता होगा तो डेफिनेटली आप इसे कर सकते हो। लिखा है मेनी ऑर्गेनिज्म यूज द सीलिया टू मूव इनसाइड द फ्लूइड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सीलियरी मोशन। हमें बताना है सीलियरी मोशन। अगर हम एक सीलिया की बात करें तो हमने कहा कि जस्ट 2 मिनट, ओके, मैंने कहा ये सीलिया है, ठीक है, यह एक सीलिया है। अब इस सीलिया का मान लो, इस सीलिया की यहाँ पे, इस सीलिया पे दो तरीके की फोर्स काम करेगी। अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं कि सीलिया कुछ इस तरह से मूव करती है डायरेक्शन में, ठीक है। फिर बात ये हो रही है कि इस सीलिया पे, जो ये सीलिया कहाँ पे, पानी में है, और पानी में है तो पानी जो है विस्कस होता है, तो विस्कस जो है विस्कोसिटी रखती है, मतलब वह इसके मूवमेंट को रोकेगा। बट इसके मूवमेंट को जो रोकेगा उसकी जो कोफिशिएंट है जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, जो कि जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ईटा जो होती है F/D अपॉन A/V होती है। अब अगर इसके मूवमेंट की हम बात करें तो अगर हम इसमें देखो ध्यान से, इसकी मूवमेंट अगर ये ऊपर की तरफ होनी है, इस तरह से होनी है, मान लो अगर इस तरफ से होनी है, तो मतलब इसमें लगने वाला विस्कोसिटी, इसके लगने वाला फ्रिक्शन डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम इस फ्रिक्शन की बात करें और इस फ्रिक्शन की बात करें, दोनों को अगर हम इक्वल कर दे तो ये इसी पोजीशन में बनी रहेगी। समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम धक्का दे और वो सामने वाला रोक दे, दोनों अगर सेम चीज हो रही है, अगर दोनों सेम है
तो डेफिनेटली वो आगे मूव नहीं करेगी। तो अगर हम कोफिशिएंट ये बात करें विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट की, तो ये फ्रिक्शन की कुछ कोफिशिएंट है जो कि सराउंडिंग लगा रहा है। फॉर द मोशन ऑफ सीलियम पैरेलल टू इट्स एक्सेस, अगर इसकी एक्सेस है, देखो ध्यान से, अगर ये इसका इस सीलिया की एक एक्सेस है, मान लो कि ये एक एक्सेस है, इस एक्सेस जो कि सीलिया से होकर जा रहा है, इस पॉइंट से, अगर इसके पैरेलल है, मतलब ऐसे पैरेलल टू इट्स एक्सेस स्मॉलर, ये बोल रहा है कि ये आपका क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, देन द विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ द मोशन ऑफ सीलियम इन द विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर द मोशन ऑफ अ सीलियम परपेंडिकुलर टू द एक्सेस, मतलब ये स्मॉलर होना चाहिए और इस एक्सेस के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे, इस पे जो लग रहा है, इस डायरेक्शन में जो लग रहा है, ये आपका क्या होना चाहिए, लार्जर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों हैं, अगर ये दो डायरेक्शन में हैं, अगर हम बात करें कि ये सीलिया मूव किधर करेगी, तो डेफिनेटली अगर हम इन दोनों को वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं तो सीलिया का मूवमेंट कुछ इस तरफ होगा, मतलब अगर ये सेंटर है तो सीलिया कुछ इस तरह से मूव करेगी, करेक्ट। अगर इस कंडीशन की हम बात करें तो सीलिया अगर आगे की तरफ मूव कर रही है ना, आगे की तरफ मूव कर रही है, तो ये वाला कंडीशन अगर हम फॉलो करते हैं तो सीलिया आगे की तरफ तो मूव कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन मोशन ऑफ द सीलियम पैरेलल टू इट्स एक्सिस इज इक्वल टू द विस्कस फ्रिक्शन ऑफ, अगर इक्वल है दोनों तो मूव ही नहीं करेगी, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर द मोशन ऑफ सीलियम पैरेलल टू इट्स एक्सिस इज लार्जर, अगर ये लार्जर है एंड द विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ द मोशन ऑफ सीलियम, अगर ये स्मॉलर है तो ये अपने तरफ खींचेगी, मतलब ये इधर ना मोशन होके डाउन ग्रेड मोशन होगी, मतलब हमें सीलिया को इधर भेजना है, मतलब कुछ इस तरह से, बट ये आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसकी बात करेंगे कि ये लार्जर है, अगर ये वाला ज़्यादा है, लार्जर है, ये वाला लार्जर है और ये वाला स्मॉल है, तो ये आगे जाके इस तरह से मूव करेगी ना, जिधर स्मॉल होगा उधर की तरफ जाएगी, मतलब ये डाउन ग्रेड में जा रही है, ऊपर उधर जाने के बजाय, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ये इन्फिनिटी की बात कर दिया है तो ये तो होगा ही नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर तुम्हारा ये होगा, क्योंकि इस कंडीशन में तुम देख रहे हो मोशन तुम्हारा आगे की तरफ हो रही है पीछे की तरफ होने से, क्योंकि जिधर फ्रिक्शन कम है वो उधर की तरफ बढ़ेगा, मतलब सीलिया अपने एक्सेस के तरफ मूव करेगी। ओके, बाकी सीलिया और फ्लैजेला के मूवमेंट को पढ़ लेना, मे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी मैंने कोशिश करा कि मैं अपना बेस्ट तुम्हें दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड ऑल्सो, जो कि BSc थर्ड ईयर या MSc लास्ट ईयर में है। बाय बाय।